अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। हम नमाज का जो है वो 5 मिनट का मजीद ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कैन समवन राइट इन द चैट? तो थैंक यू। बस 2 से 3 मिनट और दें। यहाँ शायद नमाज का ब्रेक है, स्टूडेंट्स गए हुए हैं। वो जैसे ही आते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चलें, जब तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएं अब तक आपको ऑडिट कैसा लग रहा है? क्या फेड का ईजी है, हार्ड है, या क्या समझते हैं आपके पेपर इसका इजी आता है या हार्ड आता है? और आप लोग की अभी तक तैयारी कैसे चल रही है? किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास। लाइबा कह रही है इजी तो नहीं है, मॉडरेट है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी अब्दुल लाफे, आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ आ जाओ। कोई और भी स्टूडेंट है? यस सर, हाँ, मैंने भी नमाज पढ़ ली है। बस स्टूडेंट वेट्स कर रहे हैं, बुला लो, उन्हें मैसेज कर दो। नमाज पे आ जाए।
चलो ठीक है, 2 मिनट और रुक जाते हैं, 2-3 मिनट रुक जाते हैं। क्या नाम है आपका? शेर शाहजहां। शेर साहब जमान। क्या फेट का पेपर आप दे रहे हो अभी? चलो, माशाल्लाह। इससे पहले कितने पास किए हैं? मेरे 5 पास है। चलो माशाल्लाह। और इस दफ़ा कौन कौन से दे रहे हो आप? लास्ट की। लास्ट 3 है क्या फेट, और उसके अलावा कौन से दो हैं आपके? इसके अलावा एक 6 6 7। ओके, 6, 7, 8। तो बैक टू बैक क्लासेस में अभी तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं खाली? जी तकरीबन। कभी कभार पिछले के वजह से। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं? और इस वक्त अभी इस कोर्स में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, कुछ आइडिया है तुम्हें? इसमें तकरीबन मेरी 11 बंदे थी, 10 11। हाँ मतलब दोनों दोनों मिला। नॉर्थ भी मिला के 10-11 बंदे हैं। हाँ। और अभी तक क्या फीडबैक है, कैसा चल रहा है ऑडिट, समझ में आ रहा है? चल क्या रहा है। जबरदस्त माशाल्लाह। स्टार्ट करें? क्योंकि लोग ऑलरेडी 8 पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं। आप एक मैसेज कर दो अपने दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। और भी है? एक और। तो ठीक है, मैसेज नहीं। आपका नाम क्या है दोस्त? हमारे लिए अम्मार अली। और आपके कितने पेपर पास हैं? 4। 4 माशाल्लाह। और अभी कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो? नहीं नहीं, कितने पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो? 4। और पूरे 4 कर रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम सईद मुजम्मिल अली है और मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जिस तरह आप लोग यहाँ बैठे हैं, आज से कोई 12-13 साल 14 साल पहले इन सीट पर मैं भी बैठा करता था। जिस वक्त मैं क्वालिफाई हुआ उस वक्त ये वाली स्कीम थी नहीं, उस वक्त मॉड्यूलर सिस्टम था, ABCD। तो अलहमदिल्ला मैंने मॉड्यूल A to D जो है वो 1.5 ईयर में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो है फर्गूसन में काम किया, टाइमली बेसिस पर 2018 में क्वालिफाई हो गया। इसके अलावा जो है मैंने ACCA भी किया हुआ है और मेरा अराउंड 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑडिट प्रोफेशन के साथ। करंटली मैं सीनियर मैनेजर हूँ ऑडिट क्वालिटी। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, आज हम जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे आपके सिलेबस की। ठीक है, कि सिलेबस क्या है ऑडिट का ना। तो अगर आप इस सिलेबस के ऊपर फोकस करो, तो सिलेबस में आपके पास 4 एरिया हैं, 4 ग्रेड हैं, A B C D। मैं जो पढ़ाने लगा हूँ वो है फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। तो इस सिलेबस को बताने का जो तरीका था आपको, जो मैंने इसको बताया, इसलिए बताया कि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सको। कि आप ये देखो कि इसकी वेटेज कितने मार्क्स की है, 25 to 30। अच्छा, अब आप देखो, आपका ऑडिट फ्रेमवर्क की वेटेज है 15 to 25 मार्क्स। ठीक है। उसके अलावा प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट की वेटेज कितनी है? 15 to 20 मार्क्स। उसके अलावा जो आपका मेजर चंक है वो लास्ट पार्ट C और पार्ट D में है। अच्छा, अब जो एग्जामिनर है वो सेक्शन D के अंदर कौन कौन से टॉपिक एग्जामिन करता है? तो फाइनलाइजेशन और रिपोर्टिंग के अंदर जो सब्जेक्ट्स या जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो नीचे आ रहे हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, गोइंग कंसर्न एंड इवोल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो आपकी स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 15 इन 4 टॉपिक्स के ऊपर डील करता है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस,
गोइंग कंसर्न, एवल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। उसके बाद जो टॉपिक ई है, एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट, ये चैप्टर 14 है, जिसको इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एंगेजमेंट टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस, चैप्टर 16। अगर आप ऊपर वाली ग्रेड देखोगे तो आप देखना ऊपर वाली ग्रेड में टोटल मार्क्स कितने, 25 टू, इसमें से एवरेज मार्क्स चैप्टर नंबर 14 में कितने आ रहे हैं, देखते हो आप, 15 to 20 मार्क्स। इसका क्या मतलब है कि जिस स्टूडेंट ने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया, वो एग्जाम में डेफिनेटली पास हो जाएगा। अच्छा, ये टॉपिक एसीसीए के अंदर भी टेस्ट होता है, लोअर लेवल के ऊपर और हाई लेवल पे, इसी तरह जो तुम्हारा कैफ का लेवल है और सी फैप का लेवल है, ये टॉपिक हर अटेम्प्ट में मस्ट है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि डियर स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को छोड़ सकते ही नहीं हो। वालेकुम अस्सलाम। ये टॉपिक इतना मस्ट है। कितने मार्क्स हैं एग्जाम के, कहते हैं। कितने मार्क्स हैं भाई एग्जाम में इसके, मैंडेटरी 15 to 20, 30 मार्क्स की ग्रेड है। उस 30 मार्क्स की ग्रेड में आपके पास जो है वो कितने टॉपिक हैं, 7 टॉपिक हैं। उन 7 में से जो सिर्फ एक टॉपिक है एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट, वो टेस्ट होता है 15 से 20 मार्क्स। अच्छा, अब मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, मैंने एक एनालिसिस बनाया है। एनालिसिस देखिए, ये मैंने एनालिसिस आप लोगों की आसानी के लिए बनाया है कि ये चैप्टर नंबर 14 लास्ट 7 अटेम्प्ट में किस तरह जो है ना वो पेपर में आया है। तो अगर आप ऑटम 2025 की अटेम्प्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 कितने मार्क्स का है, जबरदस्त। और क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी कितने मार्क्स का है, यानी ऑटम 2025 में चैप्टर नंबर 14 यानी ऑडिट रिपोर्टिंग में से कितने मार्क्स एग्जामिनर ने टेस्ट किए आप लोग के लिए, 15 मार्क्स। स्प्रिंग 2025 की अटेम्प्ट में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 12 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए 3 मार्क्स का, अगेन 15 मार्क्स। ऑटम 2024 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 15 मार्क्स। स्प्रिंग 2024 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क। ये 7 सालों का वाहिद अटेम्प्ट है जिसमें ये 15 मार्क्स से क्या हुआ, कम आया है, 10 मार्क्स आए। ठीक है। अच्छा, फिर ऑटम 2023 में आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी 5 मार्क्स। अगेन इस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ, 20 मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ। स्प्रिंग 23 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है 4 मार्क्स, टोटल कितना हो गया ये, 14 मार्क्स। और ऑटम 22 में क्वेश्चन नंबर 3 आया है 15 मार्क्स का। तो ये एनालिसिस आपको क्या बताता है, ये एनालिसिस बताता है इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कि जितना अच्छा आप ये टॉपिक ग्रिप करोगे इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। ये 15 मार्क्स। अच्छा, अब आप आगे आगे देखो, मैंने आगे एक और एनालिसिस किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, आगे देख लो। अब इसमें देखो कि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज ऑटम 2025 में कितनी थी और इस क्वेश्चन में कितनी परसेंटेज थी, इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन जो अगर सही किया वो 40%, एग्जैक्टली 40%। इसका क्या मतलब है, आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन जो एवरेज पासिंग मार्क्स है उससे ज़्यादा सही किया गया। इसका क्या मतलब है, ये टॉपिक ऑल्दो ये बहुत टेक्निकल और बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसके अंदर हम सारी चीज़ इस तरह से कंसाइज करेंगे कि आप लोगों को इस टॉपिक की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का आइडिया हो जाएगा। मैं बताऊंगा मैं किस तरह से कवर करवाऊंगा। इसका सिर्फ हरगिज़ ये मतलब है कि पेपर की पासिंग रेशियो ज़्यादा है, इस सवाल का पासिंग रेशियो ज़्यादा है और पेपर का पासिंग रेशियो कम है। अगेन स्प्रिंग 2025 में आए तो आपका ओवरऑल पासिंग मार्क्स क्या थे, 38%, और इन क्वेश्चन में 39 और 54%। ऑटम 2024 में आए, आपके ओवरऑल पासिंग मार्क्स थे 37%, और इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क कितने थे, 51%। ठीक है। इसी तरह स्प्रिंग 2024 में आपके ओवरऑल पासिंग मार्क्स थे 36%, और इस क्वेश्चन में कितने थे। अब आप आए ऑटम 2023, इसके अंदर एग्जामिनर ने इतना मुश्किल क्वेश्चन बनाया था कि जो पासिंग थी वो थी 37%, और स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स कलेक्ट किए, 20%। इसका क्या मतलब है कि ये आई कैप की हिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। आई कैप की हिस्ट्री का परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है, आपके सामने क्वालिफाइड जो है वो फैकल्टी मेंबर बैठा हुआ है। जब इंशाल्लाह 4 से 5 क्लासों के बाद हम लोग एक टॉपिक खत्म करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह मुझसे ज़्यादा तेज हो चुके होंगे इसके अंदर। ठीक है। और स्प्रिंग 2023 के अंदर अगेन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अच्छा, अगर आप ये देखोगे स्प्रिंग 23 के अंदर, ऑटम 23 के अंदर
आप ये चीज़ देखो कि उस वक्त जो है ना इसकी ग्रेड्स कम थे, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने भी मेहनत की, और जब स्टूडेंट्स ने मेहनत की, उन्होंने जो है वो क्वेश्चन समझा, और उसके आप आगे से देखें, ये देखिए इनके बाद आप चेक कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इस वक्त जो है क्वेश्चंस बच्चों को समझ में नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद से आप चेक करें कि ट्रेंड जो है वो कैसा आ रहा है। अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है ये समझना है। बेटा मैं जो हूँ ना वर्क फ्लो के साथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम 2 से 3 क्लासों में कुछ प्रैक्टिस कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, मैंने आपकी आसानी के लिए सारे क्वेश्चन जो है ना वो कंपाइल कर लिए हैं लास्ट 7 अटेम्प्ट्स के। अच्छा, मेरे पढ़ने का तरीका क्या था, देखो मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट था, और मैं भी चाहता था कि मेरे पेपर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने A to D जो आपका कैफ है, और उससे पहले का जो आपका लेवल है AFC आई थिंक सो, तो AFC कैफ मिला के हमारे वक्त में 2 इयर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो जब मैंने क्वालिफाई किया, मतलब CA इंटर किया, उस जमाने में CA इंटर था, तो मैंने 1.5 ईयर में किया। वजह ये थी कि मैं एक पैटर्न के साथ पढ़ता था। आप लोगों के लिए भी देखो मैं जिस तरह से लेके जा रहा हूँ, मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस बताया, फिर सिलेबस के बाद मैंने आपको एनालिसिस बताया, कि सिर्फ इस चीज़ को डेवलप करवाने के लिए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कि आप में से कोई एक बच्चा भी क्लास ना छोड़े, और आप में से कोई एक बच्चा भी जो है इस लेक्चर को अच्छे से अगर कर लेगा ना, तो वो पेपर पास कर जाएगा फॉर श्योर। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझसे भी आप साइन करवा लें। जिसका ये क्वेश्चन फेल है, यानी इस क्वेश्चन में जिसके पासिंग मार्क्स नहीं है, उसका ओवरऑल पेपर पास करना मुश्किल है। और जिसका इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स है, उसका ओवरऑल पेपर पास करना आसान है, क्योंकि आपके सामने ही है। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50% है। एग्जाम में कितने का टेस्ट कर रहा है? 15 टू। और जब चीज़ है ही सिंपल, जब आप मुझसे पढ़ लोगे चीज़ सिंपल है, तो फिर आपको टेंशन किया है। हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये मेरा इंशाल्लाह आप लोग से वादा है, वादा कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग क्लास है, बड़ा मुश्किल है वादा करना, लेकिन वादा ये है आप लोगों से कि मैं आपको जितने भी लास्ट 7 अटेम्प्ट से सवाल है ना वो करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैंने करा ही है कि मैंने जो है ना यहाँ पे आई कैप की वेबसाइट से जाके पास पेपर, उनके सोल्यूशन, उनके एग्जामिनर कमेंट्स, और उनकी मार्क स्कीम आप लोगों की आसानी के लिए कंपाइल कर दी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग 2025 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें, A और B। ये आई कैप का क्वेश्चन है। फिर इस आई कैप के क्वेश्चन के मैंने यहाँ पे आपको क्या दिए हैं, सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन के बाद एग्जामिनर कमेंट्स, और फिर एग्जामिनर कमेंट्स के बाद मार्क स्कीम, ताकि मैं आपको ये बता दूं कि एग्जामिनर ने सवाल क्या किया, आप लोगों ने क्या गलती की। आप लोगों के सवाल स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की, स्टूडेंट्स की गलतियां कहाँ पे आती हैं, कमेंट्स में आती हैं। और हम इसको पेपर में अटेम्प्ट किस तरह से करेंगे। बेटा इसको कराने का पर्पस क्या है, इसको कराने का पर्पस ये है कि आप लोगों को लास्ट 7 अटेम्प्ट्स के हर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ तक क्लियर है सारे स्टूडेंट्स? सबको इस टॉपिक की जो है वो इंपॉर्टेंस पता चल गई। डियर स्टूडेंट्स, बच्चा लोग जो ऑनलाइन है, उन्हें कोई सवाल है अभी तक, कि हम फिर आगे चले? पर ये इंशाल्लाह हम सारे सवाल क्लास में ही करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक तो वो चैट कर सकता है, वरना हम आगे चलते हैं। किसी का चैट नहीं आया, मैं एक काम ही करता हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो अब आप ये समझ चुके हो कि जो आप लोगों का सिलेबस एरिया ग्रिड डी है, उस ग्रिड डी के मार्क्स हैं 25 to 30। उसके अंदर आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, उसके अंदर आपके पास टोटल है 7 टॉपिक। और स्टडी टेक्स्ट में उन 7 टॉपिक्स को चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 में क्या कर दिया, समराइज कर दिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 जो कि एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट है, ये आपकी एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का आता है। ये बात है आप क्लियर हो गई। अब चैप्टर नंबर 14 में हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, तो चैप्टर नंबर 14 में जो हम पढ़ेंगे आपके साथ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड ओपिनियंस। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन देख के आप परेशान हो रहे होगे। अभी हम स्टार्ट से लेके चलेंगे। डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती है, इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। डिस्कस एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी हम पढ़ेंगे कि एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिस्कस द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ की ऑडिट मैटर्स। कैम क्या चीज़ होती है, इम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ क्या होता है, अदर मेटा पैराग्राफ क्या होता है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो अभी मैं कुछ समझा ही नहीं रहा हूँ। अभी सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश रीड कर रहा हूँ,
कि आपके एग्जाम्स का पार्ट क्या है। Discuss circumstances where EOMP and OMP are maybe necessary. Discuss the relationship of EOMP and OMP with other contents of audit report. Discuss the impact on the audit report via various types of opinions in scenario based questions. अब मेरी बात समझना, ऊपर के जो 6 टॉपिक्स है ना, वो है थ्योरी। वो क्या है? वो है थ्योरी। जो 7 टॉपिक्स हैं वो है उस थ्योरी की एप्लीकेशन। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आउट ऑफ 15 मार्क्स 12 मार्क्स आते हैं एप्लीकेशन के, यानी आपकी टेस्टिंग लेवल चेक करते हैं, और बाकी 3 मार्क्स आते हैं थ्योरी के। आप मेरी बात समझ लो, सारे टाइम में अगर 20 नंबर का जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो 15 मार्क्स किसके होंगे? एप्लीकेशन के। और 5 मार्क्स किसके होंगे? थ्योरी के। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? एप्लीकेशन में क्या होगा? वो एक डमी आपको बताएंगे एंगेजमेंट, एक डमी फाइल है, उसमें इश्यूज क्या चल रहे हैं, फिर उसमें ऑडिटर का रोल बताएंगे, और फिर आपसे कहेंगे कि इसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या है। तो परेशानी और घबराहट की कोई बात नहीं है। 4 से 5 क्लासेस हम इस पे लगाएंगे, और 4 से 5 क्लासेस के एंड के बाद ना आप सारे लोग इंशाल्लाह ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के काबिल होंगे। बस उसके लिए ज़रूरी है पेपर पास कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक पेपर पास नहीं करेंगे तो इस क्वालिफिकेशन का आपने लोगों तो पढ़ा होगा ना, क्या है? सिग्नेचर क्वालिफिकेशन गेट पावर्स टू लीड। ये गारंटी है कि आफ्टर 4 to 5 क्लासेस आप लोग ऑडिट रिपोर्ट तो बना सकते हो, लेकिन साइन नहीं कर सकते। साइन करने के लिए क्या जरूरी है? क्वालिफिकेशन। चलो आ जाओ, ऑफिशियली हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेड में P2 P1 ये क्या होता है? देखो बेटा, ये मैं तुम्हें बता दूं, ये होता है पी जो लेवल होता है प्रोफिशिएंसी लेवल कहलाता है, और टी जो होता है वो टेस्टिंग लेवल कहलाता है। ठीक है? तो अब T2 और P2 में क्या मुराद है कि आपकी इसमें कितनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी आपको कंटेंट में कितनी ग्रिप होनी चाहिए, और वो एग्जाम में टेस्ट किस हिसाब से होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर 15 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो जो 3 मार्क्स है वो स्ट्रेट कंटेंट के होते हैं, यानी आपको जो याद किया हुआ होगा वो आपको लिखना होगा, लेकिन जो 12 मार्क्स होते हैं ना वो होते हैं एप्लीकेशन के। ठीक है? तो वो भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे, पिछले 7 अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। जब भी तो मैंने आपके लिए पहले से आज पहली क्लास में रेडी किया है। इसी वजह से मैं रेडी कर कर आया हूँ कि आप लोगों को, कि इस के एक एक सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है? अच्छा आप आओ। अब जो चीज़ें मैं करवाने लगा हूं ना, ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा आप अब एक कहानी सुनते हैं। कंपनी रन किस तरह से करती है, कोई मुझे बताएगा? क्या कंपनी? हाँ, कंपनी किस तरह से चलती है? हाँ, और बताओ मुझे। बस एम्प्लॉयज रन करते हैं, जबरदस्त। कोई चैट में कुछ पूछ रहा है। तो कुछ ज़्यादा फिजिकल क्लास लेंगे आप लोग भी? मुस्तफा, अभी मेरी फिजिकल क्लासेस जो है वो इधर ही है। हाँ हाँ, कौन सा कैंपस कहलाता है ये? PCS। PCHS कैंपस है। तो आप जो क्या करो कि इसको या तो रिकॉर्ड सुन लो, अगर आना हो तो फिर यहाँ पे आ जाओ, और जैसे आपकी मर्जी है मुस्तफ़ा। लेकिन मेरी जो भी क्लासेस जो कंडक्ट मैं करवा रहा हूँ PCHS के अंदर, जो है वो फिजिकल करवा रहा हूँ। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो उसको ऑनलाइन जो है वो देख सकते हैं। और तब भी जो भी क्वेश्चन हो तुम्हारा इससे रिलेटेड, तो मुझे चैट पे जो है वो करते रहना, मैं जो है ना हर स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है वो जो है आंसर करता रहूँगा। ठीक है मुस्तफ़ा, आप ऑनलाइन ले लो, जैसे आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो, अब एक चीज़ हम देखते हैं, हम सोचते हैं होता क्या है। देखो कंपनी किस तरह से चलती है। कंपनी के मालिक जो होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। सबको पता है कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। सही है। अब जो कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स जो है वो आपके टेक्निकल लेवल के डिसीजंस लेती है, ऐसा ही है। फिर डायरेक्टर्स खुद भी कंपनी नहीं चलाते, तो वो क्या हायर करते हैं? वो हायर करते हैं एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी है उसके ऑनरशिप कौन है? शेयर होल्डर। और चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स। तो अब कॉन्सेप्ट आता है ऑडिटर्स का। ऑडिटर्स क्या करते हैं? ऑडिटर्स साल के आखिर में, एनुअल ऑडिट साल के आखिर में कंपनी जाते हैं। सही है, कंपनी जाके ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और वो ऑडिट रिपोर्ट किसको दे देते हैं? शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। तो अब मेरा सवाल है, ऑडिटर्स कौन होते हैं? ऑडिटर्स होते हैं इंडिपेंडेंट लोग, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते। इसे कहते हैं ट्राई पार्टी रिलेशनशिप्स।
ठीक है। कंपनी के मालिक कौन? सही है ना? माशाल्लाह, जोर से बोलो, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स। यानी कम, लेकिन शेयर होल्डर्स कंपनी रन नहीं करते, वो किन लोगों को अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करते हैं रन करने के लिए? मैनेजमेंट को। मालिक शेयर होल्डर। कंपनी रन कौन कर रहे हैं? डायरेक्टर और मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज का दूसरा नाम मैनेजमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? तो शेयर होल्डर को क्या चाहिए? शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस चाहिए कि उनकी कंपनी सही से रन हो रही है, हाँ या ना। तो शेयर होल्डर किसको अपॉइंट करते हैं? ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। और ऑडिटर्स कौन कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? सही है। अच्छा, अभी एक थ्योरी है, ये थ्योरी है, इसका नाम है अकाउंटेबिलिटी, स्टेवर्डशिप एंड एजेंसी ऑडिट थ्योरी। ऑडिट रिपोर्टिंग के अंदर ये सवाल कभी नहीं आएगा, लेकिन ये समझाना जरूरी है एक पेज कि ये होता क्या है। ठीक है। तो अब हम बात करने लगे हैं शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर्स कौन है? ओनर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स मैनेज एंड कंट्रोल द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर मेरी बात याद रखना, क्या शेयर होल्डर्स कंपनी मैनेज करते हैं? एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्जाम में? अब आएगा सर। जबरदस्त आएंगे ना। अब सवाल आएगा आपसे एमसीक्यूज के अंदर, कि सवाल ये होगा, क्या डायरेक्टर, सॉरी, क्या शेयर होल्डर्स कंपनी मैनेज करते हैं? आंसर क्या है इसका? नो। क्या शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, ऑनर्स होते हैं? आंसर है यस। जबरदस्त। ठीक है। क्या डायरेक्टर्स मालिक होते हैं? हो भी सकते नहीं। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बिल्कुल। वो आपको इसलिए बताया कि आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, कंपनी एक्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ तक बात क्लियर है? अब स्टीवर्डशिप कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझिएगा। डायरेक्टर्स हैव अ स्टीवर्डशिप रोल, मीनिंग दे लुक आफ्टर द कंपनीज एसेट्स। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की? भाई वो कंपनी के एसेट्स को देखें, यूज देम रिस्पॉन्सिबली, उसको मिस यूज मिस मैनेज ना करें, एंड मैनेज द कंपनी फॉर बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो डायरेक्टर्स आर ट्रस्टेड केयर टेकर्स ऑफ शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टर्स का पर्पस क्या होता है? कंपनी को इतने अच्छे से मैनेज करना कि कंपनी क्या कर सके? मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर सके, क्योंकि जैसी कंपनी मैक्सिमाइज प्रॉफिट करेगी तो शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डायरेक्टर्स का पर्पस, ठीक है। अब आ जाओ एजेंसी कॉन्सेप्ट। एजेंसी कॉन्सेप्ट मर्केंटाइल लॉ आपने पढ़ा होगा, मर्केंटाइल लॉ में आपने प्रिंसिपल एजेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो कंपनी का भी एजेंसी कॉन्सेप्ट है। कंपनी का भी कौन सा एजेंसी कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट क्या है कि शेयर होल्डर्स क्या है? देखो, प्रिंसिपल कौन होता है? जिसकी कंपनी है ना। शेयर होल्डर क्या है? प्रिंसिपल्स है। और डायरेक्टर क्या है? एजेंट। जबरदस्त। तो को प्रिंसिपल कौन होता है? जो ऑनर होता है। तो शेयर होल्डर्स कौन है? जबरदस्त। शेयर होल्डर कौन है? प्रिंसिपल्स। ठीक है। और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर क्या कुछ रोल होता होगा? वो रोल क्या है कि डायरेक्टर्स एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर का, एजेंट का कोई रोल होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, तुम में से किसी ने घर, तो तुम्हारे वाले, तुम लोग तो अभी छोटे हो, इंशाल्लाह बड़े हो गए, तो तुम्हारे वालिद साहब ने कभी घर परचेज किया है, नहीं घर नहीं, कोई रेंट पे रहता हो, तो एजेंट्स को कहते हैं ना, क्या आप, होता है, रियल एस्टेट एजेंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए कोई अच्छा घर देख लें, या आप हमारे लिए हमारा घर बेच दें। तो एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का काम ये होता है कि वो अच्छे से अच्छे कस्टमर ला के दें। अगर तो रेंट के ऊपर घर ले रहे हैं आपके वालिद साहब या हमारे वालिद साहब, तो वो ऐसा घर दिखाएं जो अच्छा हो, कुशादा हो, और उसका रेंट कम हो। या अगर वो अपना घर बेच रहे हैं, तो ऐसा घर दिखाएं जो अच्छा भी हो, अच्छी लोकेशन का भी हो, और प्राइस में क्या हो, कम। तो इसी तरह याद रखना, कंपनी के केस के अंदर प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर्स। ठीक है। और एजेंट कौन है? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कंपनी में वो ऐसे डिसीशंस लें जिससे फायदा किसका हो? जबरदस्त। यहाँ तक आप सब लोग बात समझ रहे हैं? फिर अकाउंटेबिलिटी भी तो कोई चीज़ है ना। देखो, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है ना। पावर पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। अकाउंटेबिलिटी आती है। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है, याद रखना, शेयर होल्डर्स ने सारी पावर किसको दे दी? तो फिर डायरेक्टर्स अपनी पावर का मिसयूज तो ना करें ना। सबसे पहली चीज़ ये है ना कि अपनी पावर का मिसयूज, तो उसके लिए क्या आती है? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अभी अकाउंटेबिलिटी कौन सा समझना, बिकॉज डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। याद रखना, डायरेक्टर्स किसको अकाउंटेबल है? शेयर होल्डर्स को। कंपनी लॉ जनरली रिक्वायर डायरेक्टर्स टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुने? जल्दी बताओ, कितने कितने की कंपोनेंट्स क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के?
Profit and loss, financial position, cash flow, notes. जबरदस्त, अब मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल सही बोला। पांच है, पांच है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में कितने कंपोनेंट्स आएंगे? पांच। सबसे पहला कंपोनेंट है जिसको आप बैलेंस शीट बोलते हैं, नाम इस्तेमाल नहीं करना, गलत नाम है। असली नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्यार से कह दो उसको बैलेंस शीट। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप इसको चाहो तो प्यार से याद करने के लिए कह दो इनकम स्टेटमेंट। एग्जाम में इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखना। एग्जाम में जब आएगा तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तीसरी चीज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। चौथी चीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और पांचवी चीज नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां तक बात क्लियर है? तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम आएगा तो आप लोगों को ये चीज याद रखना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है ये पांच कंपोनेंट्स। सबको क्लियर है? सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सवाल हो तो आप जो है मुझे बताइएगा। याद रख बात, सबको क्लियर है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की? कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके। और उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको देंगे? शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है। एंड अलाउ शेयर होल्डर्स टू असेस हाउ वेल द कंपनी हैज बीन मैनेज्ड। अब आ जाए व्हाई ऑडिट इज नीडेड। देखो अभी तक मैंने आपको रिपोर्टिंग कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ मैं आपकी बेस बना रहा हूँ, आपका माइंड सिर्फ जो है वो कर रहा हूँ कि ऑडिट कराने की जरूरत क्यों है। अभी अगले 10 से 15 मिनट बाद हम इंशाल्लाह रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक्स है। अब आपको बात समझ में आ गई कि सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ, आंख बंद करें, आप सोचें अभी तो आप ऑडिट पढ़ ही नहीं रहे, आप सिर्फ ये सोचें कि ऑडिट की जरूरत क्यों आई। सवाल है ना, किसी भी चीज के लिए अगर आपको वो जिंगर बर्गर खाना है तो क्यों खाना है भाई? भूख लगी है तो खाना है ना। अब जिंगर बर्गर की बड़ी क्लास है क्या भाई? कि आप चाहो तो फिश में खा लें, आप चाहें तो चिकन में खा लें, आप चाहें तो बीफ में तो जिंगर नहीं होगा, लेकिन आप चाहें तो चीज वाला खाएं, आप चाहें तो विदाउट चीज वाला खाएं। लेकिन नीयत जरूरत क्यों है ना? अराइज कहाँ से हुआ? तो ऑडिट की फील्ड अराइज यहाँ से हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गाड़ी आपकी अपनी खुद की है, ठीक है, तो अगर आप अपनी गाड़ी खुद जो है वो एक्सीडेंट कर देंगे तो आपको उतना कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब आप बोलेंगे ठीक है यार मैं चला रहा था, मैंने एक्सीडेंट, लेकिन मैं आपकी गाड़ी बोरो करूं और फिर मैं उसका नुकसान पहुंचाऊं, ये आपको एक्सेप्टेबल है? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो चूंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स मालिक हैं, और मालिक कंपनी रन नहीं करते, उन्होंने पावर दी होती है डायरेक्टर्स को। फिर डायरेक्टर्स खुद भी जो है वो काम नहीं करती हैं डे टू डे, वो तो डिसीजन मेकिंग लेवल पर टॉप लेवल पे होते हैं, तो उन्होंने डे टू डे काम करने के लिए मैनेजमेंट को अपॉइंट किया होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स एम्प्लॉयज आ जाते हैं। तो शेयर होल्डर्स को ये कंसर्न है कि पैसे मेरे हैं, कंपनी मेरी है, लेकिन चला मैं नहीं रहा हूँ, चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। तो शेयर होल्डर को एक अश्योरेंस चाहिए। अश्योरेंस तो मुराद एक फीडबैक चाहिए। फीडबैक किससे चाहिए? फीडबैक कंपनी के बंदों से चाहिए? नहीं भाई, कंपनी के बंदों से फीडबैक नहीं चाहिए। फीडबैक चाहिए इंडिपेंडेंट पार्टी से। वो इंडिपेंडेंट पार्टी क्या कहलाती है? एक्सटर्नल ऑडिटर। यहां तक बात सबको क्लियर है? सिंस शेयर होल्डर्स डू नॉट मैनेज द बिजनेस देमसेल्फ, दे नीड एन इंडिपेंडेंट चेक। देखो इसके ऊपर गौर है, इसके ऊपर दे नीड एन इंडिपेंडेंट चेक। An audit provides assurance that the financial statements prepared by directors are reliable and fairly represent the company's performance and position. देखो अच्छा, आप एक चीज और याद रखना, एक्सटर्नल ऑडिट किस चीज का होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, याद रखना। सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सटर्नल ऑडिट किस चीज का होता है? यानी आप ये जो ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, पूरा ऑडिट, ये पूरा ऑडिट का प्रीएम्बल ही यही है कि आप किस चीज का ऑडिट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कि आपने पहले पढ़ा होगा कि इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट आप क्या करते हैं? इंटरनल ऑडिट आप कंपनी के पॉलिसी एंड प्रोसीजर काम करते हैं। इंटरनल ऑडिट को आइजा गवर्न नहीं करता है। ये आइजा गवर्न किसको करता है? एक्सटर्नल ऑडिट को। एक्सटर्नल ऑडिट का पर्पस क्या है? कि आप किस चीज का ऑडिट कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कितने कंपोनेंट है? पांच कंपोनेंट्स, जो हमने पढ़ लिए। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा अब थोड़ा सा और समझते हैं कि ऑडिट की स्टेजेस समझते हैं। और
ऑडिट की स्टेजेस के बाद फिर हम जो है ना वो डीप डाउन कर जाएंगे रिपोर्टिंग में। अच्छा ऑडिट कैसे होता है, इंशाल्लाह 6 महीने बाद आप भी किसी फर्म में चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जब कैफ एट में था ना, जब मैं खुद कैफ एट पढ़ रहा था, उस जमाने में कैफ एट नहीं था, मॉड्यूलरी ऑडिट एश्योरेंस ना, तो मैं बड़ा सोचता था यार कि मैं ऑडिट करूंगा, ऐसा होगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत रिस्पेक्टेबल रहेंगे, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है। तो शायद आप लोग भी सोचते होंगे, जब आपके टीचर यहाँ पढ़ाते होंगे तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि यार 6 महीने की बात है, इंशाल्लाह आप भी या फर्गूसन के पीएमजी में आप लोगों की कहीं आर्टिकल्स लगेगी और आप लोग भी इंशाल्लाह ऑडिटर बनेंगे। आज मान लेता आप ऑडिटर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 6 महीने का फ्यूचर जा चुका हूँ, और 6 महीने बाद आप सब लोगों को जो है ना वो आपके कैफ के सर्टिफिकेट मिल गया है, अज्यूम करो इंशाल्लाह तो बोल दो। अच्छा, और इंशाल्लाह बोल दिया आपने तो उसका मतलब आप पास हो जाओगे, उसके बाद फिर आप ये अज्यूम करो कि आप सब फर्गूसन के पीएमजी में लग भी गए। अब आप आ गए ऑडिट क्लाइंट के ऊपर, अजम्पशन हो गई है, 6 महीने आगे की अजम्पशन हो गई, पेपर पास हो गए। फिर 2 महीने आगे की अजम्पशन क्या हो गई कि ऑडिट फर्म में एडमिशन भी हो गया आर्टिकलशिप में, और फिर मजीद 2 महीने आगे की आपको क्लाइंट मिल गया। अब यहाँ तक पहुंच गए। अब होता क्या, देखो जैसे ही क्लाइंट मिलता है ना, तो आप ऑडिट की प्लानिंग करते हैं। आपके टीचर ने ऑडिट प्लानिंग आपको पढ़ा दी होगी, उस ऑडिट प्लानिंग में आप क्या करते हैं, आप ऑडिट प्लानिंग में मटेरियलिटी निकालेंगे, आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस करेंगे, ठीक है। फिर जैसी ही ऑडिट प्लानिंग हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप फिर एग्जीक्यूशन फेज पे आ जाएंगे। एग्जीक्यूशन फेज में आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया होगा कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सही है, वो पढ़ा दिया। तो सबसे पहला स्टेज ऑडिट का क्या है, बोलो बेटा बोलो। प्लानिंग, हाँ घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सीखोगे तुम लोग। सबसे पहला स्टेज क्या है, प्लानिंग। सबसे पहला स्टेज क्या है, प्लानिंग, जबरदस्त। प्लानिंग के अंदर आपने चीजें पढ़ी होंगी, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअंस आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, इंगेजमेंट लेटर आपने पढ़ा होगा, ऑडिट मटेरियलिटी आपने पढ़ी होगी। ये सब कौन से स्टेजेस की है, प्लानिंग की स्टेज है, ठीक है। प्लानिंग की स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, ऑडिट, ऑडिट एग्जीक्यूशन, फील्ड वर्क, जिसके अंदर आप कंफर्मेशन आपने पढ़ी होगी, सही है। कंफर्मेशन आप भेजते हैं उस फील्ड वर्क में, आपने जो है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में पढ़ा होगा, आपने प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा होगा। कितने टाइप्स के प्रोसीजर, रिपीट करो जल्दी बोलो। तो दो क्या, कंट्रोल से जबरदस्त, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और जबरदस्त जिसका दूसरा नाम है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, आप वो प्रोवाइड करोगे। फिर उस पर अजर्शंस आपने पढ़ी होंगी, वो टेस्ट करोगे। जब आप ये दो स्टेजेस कर लोगे ना, तो फिर ऑडिटर ये कहने के ऊपर कहता है कि ये एफएस जो बने हैं ये सही है। तो जो सबसे लास्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ऑडिट रिपोर्ट, सही है। तो ऑडिट रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑडिटर अपने साइन करता है और ये कहता है कि आपकी कंपनी हर मामलात में सही है, अगर तो सही है, अगर तो गलत है तो आपकी कंपनी हर मामलात में गलत है। अब सही ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है और गलत ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट ना सही होती है ना गलत होती है, ऑडिट ओपिनियन अगर तो सब चीज़ें सही हैं तो हम उसे कहेंगे अनमॉडिफाइड, और अगर चीजें सही नहीं है, कंपनी में गलती है, देखो ऑडिट रिपोर्ट गलत नहीं होती, कंपनी या तो सही रन हुई है या गलत रन हुई है, ऑडिट रिपोर्ट गलत नहीं होती। फिर सुनना, ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट है, कंपनी अगर सही रन हुई है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो कौन सी रिपोर्ट दोगे, और कंपनी अगर गलत रन हुई है और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है तो कौन सी रिपोर्ट दोगे, मॉडिफाइड। बस अभी यहाँ तक याद रखो, आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्यों देंगे, मॉडिफाइड रिपोर्ट क्यों देंगे, वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं तो सुकून से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सुकून से क्यों पढ़ाऊंगा, कि भाई 20 नंबर है इंशाल्लाह, एग्जाम में पूरे 20 में से 20 उठा लो, तो उसके बाद बाकी कितने बचे, 80 में से 30 इंशाल्लाह, वो तो तुम लोग ले ही लोगे, ठीक है। तो सुकून सुकून से यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ तक बात सबको क्लियर है। अच्छा, अब एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट। अब यहाँ से हमारी रिपोर्टिंग शुरू हो गई। अभी तक जो हम देखा, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया, मैंने आपको इसका एनालिसिस करके दिया ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। मैंने आपको बता दिया हम क्लास के अंदर पास पेपर करेंगे, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, मैंने आपको टेस्टिंग के बारे में बता दिया कि ये 20 या 15 नंबर में से अगर तो 15 नंबर का सवाल है तो बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड 12 नंबर किसके हैं, सिनेरियो के, और 3 नंबर किसके हैं, थ्योरी के। और इसी तरह अगर 20 नंबर का सवाल है तो बेस्ड ऑन पास्ट 7 अटेम्प्ट, पास्ट 7 अटेम्प्ट बहुत होती हैं, आप खुद भी जब मैं कराऊंगा थक जाओगे, बोलोगे सर बस करें यार, बाकी हम घर से करेंगे, बहुत। तो अगर तो 20 नंबर है तो 15 नंबर किसके, सिनेरियो के, और 5 नंबर थ्योरी के।
तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करो। अब सबसे पहले व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट? अ रिपोर्ट prepared by an independent auditor expressing an opinion on whether the financial statements give true and fair view or present fairly in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework। देखो, अब ये कहने को जो है ना, ये 3 लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन इन तीनों में ना दुनिया बसती है। गाना सुना होगा आपने, तीनों में क्या बसती है? दुनिया बसती है। और ये जो मैंने ब्लैक हाईलाइट किया हुआ ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रू एंड फेयर व्यू, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अब हम इसको बारी बारी लेके चलेंगे। अगर मैं सिंपल से पूछूं भाई एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट क्या है, तो सबसे पहली चीज क्या है समझा रहा हूँ आपको, याद किस तरह से करना है। डेफिनेशन आप याद नहीं कर पाओगे, आपको मेमोरी बनाने पड़ेंगे, सही है? आपको याद मेमोराइज करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या होती है, कौन देता है? सबसे पहले हाथ खड़ा करो। इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं बेटा, ऑडिटर नहीं, गलत हो जाएगा आपसे। जो है एमसीक्यू में सवाल आया कि ऑडिट रिपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, वहां पे लिखा हुआ ऑडिटर और इंडिपेंडेंट ऑडिटर, आपने ऑडिटर पे चूज कर दिया, आपने सही चूज किया, लेकिन एग्जाम में वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। वजह क्या है कि सही अल्फाज, अल्फाज सही क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज ऑडिट रिपोर्ट में क्या चीज है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। रिपोर्ट हो या मतलब है ओपिनियन फॉर्म करना। क्या फॉर्म करना? ओपिनियन। कितने टाइप्स है अभी से मैंने आपको बताया? 2 टाइप्स, अनमॉडिफाइड और इस पर पूरी दुनिया बसेगी इंशाल्लाह, एक पूरी क्लास लगाएंगे इसके ऊपर। तो एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या देता है, बोलो जल्दी बोलो। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या प्रोवाइड करेगा? जबरदस्त। किस चीज पे? जबरदस्त। अब यहाँ पे रुको, स्टेप स्टेप। इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप कितनी है? 5 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्या ओपिनियन फॉर्म करता है? अगर तो सब सही है तो बोलेगा ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां तक बात क्लियर है? और अगर तो सब सही नहीं है तो जो बोलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या फॉर्म करेगा? ओपिनियन फॉर्म करेगा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत क्या होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कोई मुझे बताएगा? जबरदस्त। पाकिस्तान के अंदर IS2 पढ़ा है आपने? IS2 में आप मुझे अब ये बताओ, लीफो लॉ है? जबरदस्त। अब नहीं है लीफो, मतलब जब मैं पढ़ता था ना उस वक्त भी नहीं था, उस वक्त भी। अब किसी कंपनी ने लीफो के ऊपर अकाउंट्स बनाया तो एक्सेप्टेबल है? नहीं है। तो पाकिस्तान का जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो IFRS। IFRS की फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जबरदस्त। क्योंकि आप जिंदगी भर आपने IFRS IFRS पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होगे, तो बच्चों IFRS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है दोबारा सुनो। इंडिपेंडेंट ऑडिटर ओपिनियन परफॉर्म कर फॉर्म करेगा, परफॉर्म नहीं, फॉर्म, FORM। क्या फॉर्म करेगा? ओपिनियन फॉर्म करेगा। किस चीज पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि वो ट्रू और फेयर व्यू दे, सही है। और फ्रेमवर्क कौन सा होना चाहिए? एप्लीकेबल। पाकिस्तान के अंदर यानी जिस पेपर के ऊपर आप एग्जाम देंगे उसका एप्लीकेबल फ्रेमवर्क क्या है? IFRS। यहां तक बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन आपका अभी तक? ठीक है, लाइबा और अजवर ने कहा नो। ठीक है, थैंक यू, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो मैंने ये ब्लैक से जिसको मैंने बोल्ड किया है ना, अब हम बारी बारी की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। क्या है ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर, क्या होता है? पहले तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा देता हूँ, फिर मैं उसको मजे से एग्जाम्पल में लेके जो है ना उसको समराइज करूंगा। अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, और फिर उसको हम समझ, देखो एक चीज़ है पढ़ना, एक चीज़ है समझना, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। पहले पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज एन एक्सटर्नल ऑडिटर who is free from control or influence of the company's director and management. This means the auditor must not have any relationship, financial interest, or personal benefit that could affect their judgment. Based because the auditor is independent, they can examine the financial statements honestly and objectively. Independence is important because it makes the audit report credible.
and reliable for shareholders and other users. If auditor is not independent, the opinion may be biased in favor of management and the audit report will have little value. Therefore, independence helps ensure trust in the financial statements and supports accountability of directors. External auditors are usually appointed by the shareholders and audit on behalf of them. मुश्किल है ना डेफिनेशन? पूछ रहा हूं आपसे। सही है। सही है ना? अब समझते हैं ये। तुम तीनों दोस्त हो गए। अब अजीम ये करो कि एक सेटिंग है एग्जाम की, आई कैप की, कैफेट की। अब उस एक सेटिंग के अंदर आप जो हो वो पेपर जो है पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, और आप जो हो ना वो इन्विजिलेटर हो। क्या ये पॉसिबल है? क्या होगा फिर? क्या होगा? तो क्या हो सकता है? जबरदस्त, एग्जैक्टली। आपका नाम? हाँ। इसहाक। और आपका नाम? शाहजहां। शाहजमान। शाहजमान और इसहाक जो है वो आपस में दोस्त है, ठीक है। इत्तेफाक से शाहजमान भाई जो है वो पहले क्वालिफाई कर गए। इत्तेफाक बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आप दोनों टाइम पे करना। टाइम समझ आती है, बस फर्स्ट फर्स्ट टाइम कर लेना, ज़्यादा लंबी नहीं करना। लेकिन इत्तेफाक से तौर पे कि शाहजमान और इसहाक में शाहजमान पहले क्वालिफाई करके आई कैप के इन्विजिलेटर बन गए और इसहाक भाई पेपर अब देने लगे हैं। और अब ये अज्यूम करो कि आज से 10 साल पहले जब कैमरे का दौर नहीं था तो आप लोग 10 साल पुराने हो और कैमरे भी नहीं लगे हुए। अभी तो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पहले कैमरे नहीं लगे होते थे। तो अब मुझे ये बताओ, शाहजमान और आप अगर चीटिंग कर रहे होगे तो क्या वो आपको रोकेंगे शाहजमान? मेरा सवाल है। नहीं रुकेंगे ना? नहीं, खुद बताओ ना अपने ऊपर। नहीं रोकोगे। वजह क्या है? इंडिपेंडेंस नहीं है आपकी। आप दोनों आपस में दोस्त हो। अब थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करो कि ऑडिट तो हो रहा है कंपनी का, लेकिन वो कंपनी का ऑडिट जो है ना मुजम्मिल साहब कर रहे हैं, और मुजम्मिल साहब उस कंपनी के सीएफओ हैं। तो क्या मुजम्मिल साहब ऑडिट कर सकते हैं? वजह? फेवर कर सकते हैं मुजम्मिल साहब। चलो मिसाल चेंज कर दो, अच्छा मुजम्मिल साहब नहीं करते। आपका नाम? हाँ। अम्मार। अम्मार साहब जो है वो ऑडिट कर सकते हैं? अम्मार साहब इंटरनल ऑडिटर है, कर सकते हैं साइन? नहीं कर सकते। अगेन इंडिपेंडेंस नहीं है। तो याद रखना, चूंकि कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी से पेरोल ले रहा होता है, और जब कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी से पेरोल ले रहा होता है तो कंपनी के इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो जब भी वो रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई? अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा? याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर साइन करेगा। ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा? अच्छा, अब और एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? हाँ। एग्जाम में सवाल आ जाए कि एक्सटर्नल ऑडिटर को ऑडिटर से अपॉइंट किया, सही है गलत है? एक्सटर्नल ऑडिटर को डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया, सही है गलत है? गलत है। एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? जबरदस्त। अब सवाल आ जाए कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स को अपॉइंट किसने किया? ए इंटरनल ऑडिटर, बी मैनेजमेंट, सी डायरेक्टर्स, डी शेयर होल्डर्स। किसको टिक ऑफ करोगे? ये याद रखना। ये मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक एक चीज़ क्लियर हो। 15 मार्क्स का सवाल है। तो याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। और ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन स्टूडेंट? ठीक है, नो। तो अभी हमने ऊपर देखो, जब एक चीज को हमने ब्लैक किया था, बोल्ड किया था, वो हमने किया था इंडिपेंडेंट ऑडिटर को, ठीक है। अगला बोल्ड हमने किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, मैं उसको सिर्फ रीड आउट कर दूं। A structured present representation of historical financial information, including disclosures, intended to communicate an entity's economic resources or obligations at a point in time, or the changes therein for a period of time in accordance with a financial reporting framework. Financial statements have the following components: statement of financial position, जिसका नाम है बैलेंस शीट; statement of profit and loss and other comprehensive income; statement of changes in equity, cash flow statement, notes to the financial statements, और कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब बाय द स्टैंडर्ड। ये तो आपको पता है।
अगर 2024 के साथ आप कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन 2023 भी देंगे, 2023 के साथ कंपेरेटिव आप 2022 भी देंगे। लोकल लॉ में ये आप पे लाजिम और मलजूम है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 साल देंगे। कितने साल देंगे? एक करंट और एक प्रीवियस, जिसका नाम होता है कंपेरेटिव। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? तो अब हमने ये समझ लिया कि ऑडिट रिपोर्ट जो जाती है वो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब ये सवाल है कि कंपनी को अपने इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का ऑडिट करवाना है और उस पर एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑडिटर ने रिपोर्ट दी, यस और नो? हम्म क्वेश्चन फिर से दोबारा सवाल करता हूँ। कंपनी को अपनी ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी बनानी है, या सवाल चेंज, कंपनी को अपनी जो है वो एचआर की पॉलिसी बनानी है और उस एचआर की पॉलिसी पे एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर दे सकते हैं कि नहीं? वजह? परेशान नहीं हो बेटा इसाक, परेशान नहीं हो, नहीं दे सकता। किस पे देगा? जबरदस्त, यही तो उसका आंसर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है तो एक्सटर्नल ऑडिट अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकता। हाँ करवाना है तो आप इंटरनल ऑडिटर से करवा ले, मना कहीं नहीं है, आप इंटरनल ऑडिटर से करवा ले। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट किस चीज पे देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये तो समझा रहा हूँ, जो टेक्निकल चीजें लेकर आ रहा हूँ बीच बीच में। अच्छा, अब हम बात करेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। इन पाकिस्तान, the applicable financial reporting framework is adopted by management and where applicable, those starts with governance। TCWG बहुत कॉमन अल्फाज है। those starts with governance का मतलब क्या है? क्या मतलब है? डायरेक्टर्स। तो यही मतलब है, परेशान क्यों हो रहे हो? 2 साल विद गवर्नेंस इसे कहते हैं, तो परेशानी हो रही क्या बात है? तो 2 साल विद गवर्नेंस का नाम है डायरेक्टर्स, सही है? नो, चूंकि जब ऑडिट का पेपर दे रहे होगे तो तुम डायरेक्टर्स का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करोगे, इस्तेमाल करोगे TCWG। When preparing the financial statements, that is acceptable in view of the nature of the entity and the objective of the financial statements, or that is required by law or regulation, the applicable financial reporting framework is decided by the legislative or regulatory environment within each individual country and accounting standards। सिंपल सी बात, आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान के अंदर आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? FRS है और कंपनीज एक्ट 2017। मैं जा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ आईटी में बराबर में लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? चलो, अब दोबारा से आओ ऑडिट रिपोर्ट की डेफिनेशन पे। व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट? तो हम दोबारा से इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। आ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर expressing an opinion on whether the financial statements give a true and fair view in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। अब इस डेफिनेशन के तहत हमने इंडिपेंडेंट ऑडिटर समझ लिया क्या होता है। हमने क्या समझ लिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने क्या समझ लिया? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब हम किस चीज को समझते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू and fair presentation means the financial statements honestly and accurately reflect the company's financial position, performance, and cash flows without misleading users and in accordance with the applicable financial reporting framework such as IFRS. It implies that the information is complete, neutral, free from material misstatement, and properly disclosed so that users can rely on it for decision making. Even if all accounting standards are followed, the financial statements must still present a realistic and unbiased picture of the company's affairs in all material respects। मुश्किल है ना डेफिनेशन? ये आसान है? सही है। इसहाक आप बता, इनसे नहीं पूछो इसहाक, तुम्हें अपना पेपर खुद देना है। वो पता चला पास कर बैठे हैं और तुम फिर फेल हो रहे हो। मुश्किल है आसान है? ला सही नहीं है, समझते हैं। देखो डेफिनेशन ना ही मुश्किल है ना ही आसान है, ये याद रखना। आई कैप का पेपर मुश्किल पेपर होता है। आई कैप का पेपर मुश्किल पेपर होता है, इसमें विद इन द लाइंस को रीड करना होता है। अब मैं तुम लोग, अच्छा FR2 किस किसका पास है? हाथ खड़ा करो।
तुम दोनों का पास नहीं है, वो तो तेज वो है। और FR2 पास है, मजाक कर रहा हूँ, चलो अब देखते हैं। पास नहीं है लेकिन पढ़ तो तीनों ने लिया ना। अब मेरा एक सवाल है, IS16 क्या अलाउ करता है? डेप्यूटेशन अलाउ करता है? कौन सी डेप्यूटेशन की पॉलिसी क्या होती है, तो मुझे बता सकता है? स्ट्रेट लाइन फॉर कंडीशन। स्ट्रेट लाइन और, हाँ घबराओ नहीं। देखो यहाँ घबराने, आप जो मुझसे बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आने का पर्पस क्या है? देखो मैं टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोर्स आगे पढ़ाऊंगा। मतलब ये कि आपको में कॉन्फिडेंस भी तो है। हाँ बिल्कुल सही बोला, दोबारा से रिपीट करो। IS16 कितनी पॉलिसी अलाउ करता है? जल्दी बोलो। दो, कौन कौन सी? रिड्यूसिंग और अप आओ। अब उसको अप्लाई करते हैं। तुम तीनों इंशाल्लाह अलग अलग कंपनी के ऑडिट पे गए। तुम्हारी कंपनी स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, मैं ऑडिटर हूँ। मुजम्मिल साहब क्या है? ऑडिटर है। शाहजमान साहब क्या गए? शाहजमान साहब जो है वो कंपनी है। मुजम्मिल साहब कौन है? ऑडिटर है। शाहजमान साहब की जो कंपनी है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करिए स्ट्रेट लाइन पे। मुजम्मिल साहब कहेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। अम्मार की जो एंटिटी है, मुजम्मिल साहब ने सवाल किया कि मिस्टर अम्मार आप क्या फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने बोला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मुजम्मिल साहब ने क्या बोला? अब आगे हम आ गए किस पे? इसाक भाई पे। अब इसाक भाई से पूछा, इसाक भाई डेप्रिसिएशन, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन क्या होती है? इसाक भाई कह रहे हैं तो अब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, अगर तो वो सही से अप्लाई हो रहे हों तो वो क्या है? जल्दी बोलो, ट्रू एंड फेयर व्यू यही होता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोग ने पढ़े थे, अगर वो सही से अप्लाई हो रहे हों तो, और अगर वो सही से अप्लाई ना हो रहे हों तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं प्रोवाइड करता। यही सवाल ले रहा हूँ। तुम्हारे केस में मैं रिपोर्ट दूंगा ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी प्रोवाइड कर, और बोलेगा, मैं बोलूंगा आपने भी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड किया। इनके केस में बोलूंगा डस नॉट प्रोवाइड। वजह कि इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS16 की नॉन कंप्लायंस की। मिसाल चेंज, दूसरी मिसाल कर लेते हैं। यही तीन लोग हैं। इन्वेंट्री IS2 की क्या पॉलिसी है, जल्दी बताओ? इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। और तो नहीं है बाबू? और है, पक्की बात है। शुड ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, ये नहीं है? शुड ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। एग्जामिनर कह रहा है, यही तो सवाल है। हाँ एग्जैक्टली, अब आने लगा हूँ। ये जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सब एक पॉलिसी क्या है IS2 की? इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और, पर एग्जाम में सवाल आया है कि मिस्टर इसाक भाई, नाम में आगे ला रहा हूँ भाई, वो कंपनी के CFO हैं, क्या है भाई? और कंपनी के CFO की पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है? इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, बस। और ट्वेंटी। हाँ और ट्वेंटी। यस, तो ऑडिटर क्या जवाब देगा? यस, डस नॉट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। वजह क्योंकि इन्होंने NRV का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। IS10 एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एक एडजस्टिंग इवेंट है, सही है। वो एडजस्टिंग इवेंट जब होता है तो क्या होता है? इसका मतलब क्या है? डिस्क्लोज होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन CFO साहब एडजस्ट कर ही नहीं रहे। ऑडिटर कह के थक गए, CFO साहब, CFO साहब, CFO साहब, आप एडजस्ट करें, एडजस्ट करें, एडजस्ट करें। हमने अकाउंटिंग पढ़ी है, हम वो बच्चे हैं जो FIR2 पढ़कर आए हुए हैं। हमारे सर ने, माशाल्लाह माजिद मसूद साहब मेरे भी उस्ताद हैं, और जो आपके ऑडिटर के टीचर हैं सर तनवीर खत्री मेरे उस्ताद हैं। मतलब मैंने इनसे सीखा है, पढ़ा है। ये उस वक्त के क्वालिफाइड है जब मैं आप ही की तरह जो है ना इन डेस्कों में बैठता था। तो हमने तो उनसे पढ़ा है, और उन्होंने कोई गलत बात तो हमें नहीं पढ़ाई। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एडजस्ट करें। CFO ने बोला नहीं भाई, हमने माजिद मसूद और तनवीर खत्री से नहीं पढ़ा है, तो हम एडजस्ट। तो आप ऑडिटर क्या जवाब देंगे? यस, डस नॉट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू। अब समझ में आया ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? रीडिंग बिटवीन द लाइन समझ में आई? चलो दोबारा से, आप दोबारा से डेफिनेशन पढ़ेंगे। टेंशन तो नहीं ना, बोर्ड तो नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बोर्ड तो नहीं हो रहे हैं कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ाएं इस तरह? क्योंकि देखो ये चीज़ ऐसी है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप में से कोई एक पॉइंट भी मिस करे।
जब भी मैंने पढ़ाने का मेरे अंदाज देखा होगा कि मैं बार बार जो है पुराने पे आके फिर नए लेके जा रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। लो यार, बहुत अच्छी बात है। दोबारा से पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट? अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब आप समझ चुके हो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन होता है। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप समझ चुके हो। गिव आर ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली, ये भी आप समझ चुके हो। इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, ये चीज मैंने बोल्ड नहीं करी है, वजह इसके लिए है कि इसके ऊपर ना हमारी पूरी एक क्लास लगेगी, पढ़ाऊंगा मैं आगे। इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देखो बच्चा लोग, समझो मेरी बात, रिपोर्टिंग ऐसा टॉपिक है कि एक ऑडिटर ना बगैर रिपोर्टिंग करे ऑडिटर बन ही नहीं सकता। देखो, ये सोचो, तुम्हें हर चीज आती है। सोचो ना, ऑडिट प्लानिंग आती है, ऑडिट एविडेंस आता है, सब चीज आती है, ऑडिट रिपोर्टिंग ही नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेटर है ना। अब मेरी बात सुनो, अब एक बच्चा है, तुम में से अल्लाह करे तुम तीनों और जितने मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे हैं सब पास करें, आमीन, दुआ है मेरी। एक टीचर के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि उसका जो स्टूडेंट्स, और आप पास होगा तो भाई मेरा ही नाम होगा ना। कल को इंशाल्लाह 8-10 साल बाद आके मुझसे मिलोगे, या 5-6 साल बाद मिलोगे इंशाल्लाह मुझसे आगे, या जिस तरह अभी मैं क्वालिफाई हूँ, अब मेरे टीचर तो मिलते हैं, तो एक अच्छा एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हो रहा होता है ना। तो जब आप इंशाल्लाह ऑडिट की फील्ड में आओगे ना, तो आप ऑडिट की फील्ड में देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट रिपोर्ट ही होती है। मिसाल के तौर पे कि एक बच्चा जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लेकिन वो पास हो गया, तो क्या उस पर सवाल होगा कि इसलिए नहीं है? और एक बच्चा जिसने बहुत पढ़ा और पास नहीं कर सका, तो क्या उसको बोलेंगे कि इसलिए है? क्या मैटर करती है? क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट मैटर भी करता है। पीछे की पढ़ाई मैटर नहीं करती, लिटरली नहीं करती। कोई मुझसे ये नहीं पूछता है कि मुजम्मिल साहब आपने कितना पढ़ा था। सभी पूछते हैं मुजम्मिल साहब आप मेंबर किस साल में बने। मैं बोलता हूँ कि मैं मेंबर 2018 में बना माशाल्लाह। तो मेंबर बने हुए भी 8 साल 7 साल हो गए, लेकिन कोई मुझसे ये नहीं पूछता। तो इसी तरह जब आप ऑडिटर बनोगे ना, तो हर कोई क्या पूछेगा कि शाहजमान साहब, साहब साहब आपकी ऑडिट रिपोर्ट है। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म की। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी मटीरियलिटी क्या है। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी प्लानिंग क्या थी। सब ये पूछेंगे कि ये सही रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट से मुराद कि कंपनी ने प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू किया है, या ये सही रिपोर्ट नहीं है। सही रिपोर्ट से मुराद ये है कि ये मॉडिफाई हो गई है और कंपनियों में गलतियां थी। यहाँ तक तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसका एक एक अल्फाज के अंदर ना मल्टीपल चीजें हैं। जब भी मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा रहा हूँ, जब भी मैं ब्रेक ले लेके भी समझा रहा हूँ, कि कोई एक चीज जहां समझ ना आए वहां पे मुझे रोक के क्लियर करना। चलो आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशन गैप का। The expectation gap refers the difference between what the public users of financial statements believe an external auditor does and what the auditor's legal statutory role and responsibilities are. Many users expect the auditor to provide a complete guarantee that the financial statements are fully correct, to detect and prevent all fraud, and to check 100% of transactions. However, in reality, an audit provides reasonable assurance, not absolute assurance, and the auditor performs testing on sample basis, while management remains primarily responsible for preventing fraud and preparing accurate financial statements. अभी चीज़ जरा समझना है, पहले तुम लोग की मैं जिंदगी में मिसाल लेके समझाता हूँ। फैमिली में सीए कर रहे हो, कोई और कोई है घर में जो सीए किया हुआ है? नहीं है। तो घर वालों के माइंड में या खानदान वालों के माइंड में एक तुम लोगों के बारे में एक्सपेक्टेशंस होंगी, यार बड़ा पढ़ाकू है। जबकि तुम लोगों को पता है तुम पढ़ाकू नहीं हो। पता है तुम लोग पढ़ाकू नहीं हो ना, लेकिन एक्सपेक्टेशंस होगी। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे घर वाले भी कहते थे बड़ा पढ़ाकू है, शादियां मिस करेगा। हाँ, होता है, लेकिन मिस मैंने तो नहीं की थी। तुम लोग भी मिस नहीं करोगे। यार क्रिकेट मिस करेगा, मैंने तो मिस नहीं की थी। लेकिन उनके दिमाग में क्या था? क्या एक्सपेक्टेशन थी? पढ़ाकू। तो नहीं थे पढ़ाकू, हमें पता है। हम अपने गिरबान में डाल के देखें, हम तो नहीं थे इसी तरह। आप जाके देखो, आप भी नहीं होगे। सही है। क्या आपने शादियां मिस की? अच्छा, दूसरा एक्सपेक्टेशंस के भाई सीए वाले गंजे होते हैं। है, माशाल्लाह तुम सबके बाल में तुमसे कोई 12-15 साल बड़ा होगा तुम लोगों से। मेरे भी बड़े बड़े बाल थे, अभी कटवाए मैंने।
मतलब 6 महीने पहले की फेसबुक पे जाके स्टॉक कर लेना तो कंधे तक के बाल। लेकिन एक्सपेक्टेशंस थी कि सीए करते करते, दूसरी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार सीए बुढ़ापे में होता है। ये है एक्सपेक्टेशन है, यार सीए करने में 10 साल लग जाता है, सीए करने में 5 साल लग जाता है, सीए करने में 8 साल लग, ऐसा तो नहीं हुआ हमने तो 5 साल में सीए कर लिया। लेकिन एक्सपेक्टेशंस थी, तो इसी तरह शेयर होल्डर्स की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पर इन एसेंस काम होता इस तरह से नहीं है। शेयर होल्डर क्या समझते हैं कि वो कंप्लीट एश्योरेंस देता है ऑडिटर, लेकिन ऑडिटर कंप्लीट एश्योरेंस नहीं देता, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। ये तो आपने पढ़ लिया होगा ना, व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस। वजह रीजनेबल एश्योरेंस की कि ऑडिटर काम 100% नहीं करता। ऑडिट काम किस पे करता है? ऑडिटर काम सैम्पलिंग पे करता है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑडिटर हर ट्रांजेक्शन टेस्ट नहीं करता। जब ऑडिटर हर ट्रांजेक्शन टेस्ट नहीं करता तो वो एक्यूरेट या 100% या करेक्ट एश्योरेंस नहीं दे सकता। तो ऑडिटर चूंकि काम सैंपल पे करता है और ऑडिट की कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस है वो भी आपने पढ़ी होंगी, तो उसकी वजह से ऑडिटर क्या प्रोवाइड करता है? तो ये एक्सपेक्टेशन गैप है। ये बात सबको क्लियर है? आप लोगों को ऊपर रख के मिसाल दी ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए, वरना आप लोग क्वेश्चन करते सर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और दूसरी बात ये देखो, तुम्हारी कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है, एजीएम कितने अरसे में करवानी है? हाँ, एजीएम कितने अरसे में करानी होती है? हर साल क्या डेडलाइन है? ईयर एंड के कितने बाद, कितने अरसे बाद? 90 डेज तो तुम बता रहे हो। कितनी कितनी देर? तो भाई रिक्वायरमेंट आ गई ना, मुझे इस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं पता एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। 3 महीने एक्सक्यूज मी जबरदस्त, अपने मुंह से आ गया ना, 3 महीने। सर, कंपनी से क्या लिखा? 120 डेज। मैनेजमेंट ने आवाज नहीं आ ऑलरेडी रही। कितने कितने अरसे में अकाउंट्स बनाए? 12 महीने में बनाए। और एजीएम कितने अरसे में करानी है? तो आप 12 महीने का काम, तीन, फिर उसमें नोटिस भी है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप सारा काम कर भी सकते हैं, आपके पास तो टाइम लाइन्स हैं कि आपको तो टाइम लाइन्स क्या करनी है, मीट करनी है ना। जबकि मैनेजमेंट ने एफएस पूरे साल पे बनाया और आपको मुश्किल मुश्किल कोई 20 दिन या 30 दिन मिलता है ऑडिट करने के लिए, तो आप किस पे काम करते हो? तो यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या आ जाती है। तो ऑडिटर कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं देता। ऑडिटर क्या प्रोवाइड करता है? रीजनेबल एश्योरेंस। मुस्तफा ने सही बात करी। हाँ जी, तो तुम लोग 90 90 दिन, मुस्तफा बिल्कुल सही बोला आपने। सर एजीएम आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल सही बोला है बच्चे ने जी। और आप लोग कंपनी से लॉ का पेपर दे रहे हो? चलो, जबरदस्त, ठीक बोला आपने। कौन? अच्छी बात है ना, बच्चा दे रहा है, उसको आता है। अब तुम लोग 90 दिन लिख के आओगे एग्जाम के अंदर तो क्या होगा? एग्जैक्टली exactly, देखो, सीए, अकाउंटिंग फाइनेंस बीबीए में ये तो फर्क है। क्या फर्क है सीए में, अकाउंटिंग फाइनेंस बीबीए में? आपको आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े एक्यूरेट पता होने चाहिए। मेरा जो काम है, हम लोग ऑडिट फर्म्स का ऑडिट करते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा ऑडिट फर्म्स, सुना है ना? केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई। हम क्या करते हैं? हम ऑडिटर का ऑडिट करते हैं। यस, ऑडिट क्वालिटी जिसे कहा जाता है। तो जब हम ऑडिटर का ऑडिट करते हैं ना, तो हम ये चेक करते हैं कि ऑडिटर ने अपना काम सही से किया है, मतलब बिजनेस सही से प्रोवाइड की है। अगर ऑडिटर ने अपना काम सही से नहीं किया होता तो हम उनको पेनलाइज करते हैं। लेकिन मैं चीज़ समझा रहा हूँ कि आप जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ये पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस है, ये पेपर पास ही नहीं कर सकता वो बच्चा जिसने कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा होगा। मैं फॉर श्योर बता दूँ, मतलब शायद बीबीए का पेपर आप पास कर जाओ। मैं पिछले कोई 4 साल से एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। एमबीए का ऑडिट और सी कैफ 8 का ऑडिट में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कैफ 8 का ऑडिट एमबीए के ऑडिट से, अगर मैं कहूँ तो 20 टाइम्स डिफिकल्ट है। और आप लोगों की एज क्या होती है? 18 से 20 22 साल। और एमबीए के बच्चे की एज क्या होती है? 24 से 28 साल। देखो, वो तो एक तो आपसे एज में भी क्या है और उसके बाद सिलेबस भी क्या है आपसे, जब भी तो आपकी इस क्वालिफिकेशन की वर्थ है कि इसमें डेट्स वगैरह सब चीज़ें सही से आपको पता होनी चाहिए। चले आगे चले। अब रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? Reasonable assurance means the auditor provides a high level of confidence that the financial statements are free from material misstatement, but it's not guarantee that the accounts are 100% correct. This is because the auditor use professional judgment, applies sampling,
do not check every transactions, and audits have practical limitations such as time and cost. जिस तरह हमने बताया कि एजीएम कितने दिन में करानी है, 120 दिन में, उससे पहले नोटिस देना है। तो जब नोटिस देना है तो उससे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर लेने चाहिए, तो टाइम और कॉस्ट भी है। Therefore, an audit reduces the risk of undetected material errors to a low level, but it cannot eliminate the risk completely. तो रीजनेबल एश्योरेंस आपने समझ ली। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल एश्योरेंस होती है। कौन सी होती है? एक हाई लेवल एश्योरेंस होती है। लेकिन ये 100% एक्यूरेट एश्योरेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? जबरदस्त। उसके अलावा अब आपसे सवाल आ जाए कि क्या फैक्टर्स हैं रीजनेबल एश्योरेंस की वजह से, तो आप लोग ब्लैंक बैठ जाओगे। एग्जाम में कभी कभी आता है ना आउट ऑफ द बॉक्स, तो आप बताओगे कि क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि भाई टाइम और कॉस्ट आ जाती है, आप जजमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं, आप सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, तो आपकी हत्तुल इम्कान कोशिश क्या होती है कि आप अनडिटेक्टेड एरर्स को कम से कम पे लिया है, लेकिन तब भी वो इनहेरेंटली ऑडिट में मौजूद होते हैं। इसी वजह से हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते, हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? तो अ- अभी भी हमने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। अभी हमने ऑडिट रिपोर्ट की डेफिनेशन को समझा है। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, यहां से बच्चा लोग हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। हमारा प्रैक्टिकल अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये लो, इधर आओ। पास पेपर मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। अगर किसी को पास पेपर चाहिए हो ना, तो फिर वो तुम लोग का जो फोटो कॉपियर है, तुम लोग वहां से ले सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लाइबा, प्रियंका, अब्दुल आफे, मरियम, मुस्तफ़ा। अभी तक जो हमने चीज़ करी है, अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो। उसके बाद फिर हम फर्दर डिटेल में जाएंगे। क्लास में 15 मिनट और लूंगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लो। अगर तो सब चीज़ें ओके हैं तो एक दफ़ा ओके टाइप कर दो, ताकि जो है फिर मैं आगे चल सकूँ। क्या करो? बेटा मैं बताऊंगा तुम्हें क्या पढ़ना है। इसके अंदर जो आपको चीज़ें करनी है वो मैं बता देता हूँ। अजान के बाद, अजान का ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट्स।
लाइबा और प्रियंका का जो है वो कमेंट आया सर, ग्रुप पे पीडीएफ शेयर करते हैं। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? D1 एक कॉमन ग्रुप है। इस ग्रुप का एडमिन कौन है? सर हसन ना? तो मैं काम ये कहता हूँ कि सर हसन के कह देता हूँ कि जो 5 डॉक्यूमेंट थे वो ग्रुप पे शेयर करते हैं, तो इससे आप सबको मिल जाएंगे। या तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर देखो बच्चा, जो मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ा रहा हूँ ना, लेक्चर, तो पेपर में थ्योरी भी आती है। और सब सब स्टूडेंट्स है, एक बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर हमें इसको याद करना है, हमें इसको पढ़ना है। तो मेरा सवाल आप लोगों को, उसका जवाब ये है कि मैं तो आपको ऑडिट रिपोर्ट का लेक्चर करवा रहा हूँ, ठीक है? जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ तो आपको उसको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं रुक रुक के तोड़ करवा रहा हूँ। तो 18 सौ का डॉक्यूमेंट है, इसको आपको याद तो 100% नहीं करना, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 18 सफ़े हैं ऑडिट रिपोर्ट लेक्चर के नाम से। मैं पीडीएफ जो आपको भेजूंगा, तो 18 सफ़े का वर्ड डॉक्यूमेंट है। इसका जवाब ये है, आप उसको पढ़ना है। इसको पढ़ाने के बाद मैं आपकी 2 क्लासें लूंगा, 1 से 2 क्लासें लूंगा, जिसमें मैं आपको 5 पेपर करवाऊंगा। तो आपका जवाब ये होगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। नॉलेज आपकी टेस्ट जो होती है वो 2 to 3% होती है। बाकी आपका 84-85% जो है वो है प्रैक्टिकल। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा डेफिनेशन जो है ना वो डालो, लेकिन वो आपसे प्रैक्टिकल पूछेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल वो आपसे सवाल करें व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस, उसका जवाब क्या है? अभी जो हमने डिस्कस किया वो इसका जवाब है। और जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो एग्जाम में मैं आपको तकरीबन कोई 7-8 सवाल करवाऊंगा जो कि बहुत होते हैं। उसमें आप समझ जाओगे कि एग्जामिनर ने इस पेपर में, इस क्वेश्चन में, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी हैं। अगेन मैंने आपको फिर बताया कि एग्जामिनर ने 90% प्रैक्टिकल पूछा है और 10% नॉलेज टेस्ट की है। तो नॉलेज टेस्ट करने के लिए मेरा ये जो 18 सफ़े का है मोर देन इनफ है। बाकी ये इतना मोटा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, तो वो इलिस्ट्रेशन आपको हरगिज़ याद नहीं करनी है। अपेंडिक्स तो जब आपको सॉफ्ट मिलेगा तो उसके अंदर आपके पास एक आ रहा होगा एक्सटर्नल ऑडिट लेक्चर रिपोर्ट, 18 सफ़े की। आपको सिर्फ वो पढ़ना है, उसको आपको याद भी करना है। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सिर्फ मैंने आपको शेयर करी है डिस्कशंस के लिए, और आपको इक्विप करने के लिए कि एग्जाम में आपके पास जैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सको। देखो मैंने इस टॉपिक में पढ़ाते हुए कोई एक एंगल भी नहीं छोड़ा है। मतलब सिलेबस में अगर कोई एक छोटी सी भी चीज़ थी ना जो अनइम्पॉर्टेंट थी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप अल्लाह करे वो कोई चीज़ छोड़ के ना जाओ और वो एग्जाम में आ जाए और आप ना कर सको। तो जो जो स्टडी टेक्स्ट का माइन्यूट से माइन्यूट कॉन्सेप्ट भी था ना, वो मैंने समराइज कर दिया। अगर आप उसको स्टडी टेक्स्ट पढ़ोगे ना, तो स्टडी टेक्स्ट के अंदर फ्लो नहीं है, आप हो जाओगे बोर। मतलब आपको समझ, तो मैंने इसको इस तरह से किया कि फ्लो बन जाए। और जब हम इसको खत्म कर रहे होंगे ना, इस 18 सफ़े को, तो आपको ऑडियो रिपोर्ट पूरी याद और ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी। ठीक है? तो ये मैं कहता हूँ सर हसन से, और इसको फिर मैं ग्रुप में जो है ना वो डलवा देता हूँ। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और फिर ये क्लास को हम खत्म करेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी समझना। ऑडिट मटीरियलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? हमारे पास कौन कौन सी बेसिस होती है मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप चैट में डालें। नहीं याद? कोई मसला नहीं। आपको याद है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप डाल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मटीरियलिटी कैलकुलेट करने की कौन कौन सी बेसिस होती है? अच्छा, आप में से बताया कि ओवरऑल मटीरियलिटी क्या होती है, आइडिया है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है? मटीरियलिटी आप लोगों ने पढ़ा है, ऑडिट मटीरियलिटी? प्लेनिंग का चक्कर अभी चल रहा है, तो कल स्टार्ट हुआ है।
मंडे को क्लियर करेंगे। अच्छा इसलिए ठीक। शायद हाँ प्लानिंग में। तो भी अच्छा वो आपने अभी प्लानिंग अभी नहीं पढ़ी है। कल स्टार्ट। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है। तो आपने अगर वो नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ज़रूरी है कि देखो अब आगे की जो चीज़ है ना, आगे वो मटेरियलिटी के बगैर जाएगी नहीं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है मुस्तफ़ा, नहीं पढ़ा तो आप समझो, दो आपके टीचर जो आपको पढ़ाएंगे वो बिल्कुल आप पढ़ना समझना, वो बिल्कुल मैं जो मटेरियल पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ किस किस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, ऑडियो रिपोर्ट के लिए, ठीक है। अब आप सोचो क्या होता है। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा कि ऑडिट जो रिपोर्ट होती है उसमें ऑडिटर जो ओपिनियन देता है वो देता है रीजनेबल, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं देता ना। उसकी वजह होती है क्योंकि ऑडिटर काम करता है किसके ऊपर, मटेरियल बेसिस पे। किस बेसिस पे, मटेरियल बेसिस के ऊपर। अगेन रिपीट करो, किस बेसिस पे, मटेरियल बेसिस के ऊपर, बस ये याद रखना। बाकी चीजें हम पढ़ चुके हैं, सही है, हम पढ़ चुके हैं, सैम्पलिंग पढ़ चुके हैं, अब मटेरियल के पता देखो बच्चा। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जांपल तुम लोग सीए कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, सीए कर रहे हो, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारा इंटर हुआ हुआ है। किसी बच्चे का इंटर नहीं हुआ हुआ होगा तो क्या वो सीए स्टार्ट कर सकता है, प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल क्या है, इंटर हुआ हुआ है। तो इसी तरह हर शेयर होल्डर को पता है, उसका प्रीएम्बल है कि जो ऑडिट होगा वो मटेरियल बेसिस पे होगा, प्रीएम्बल है। मतलब शेयर होल्डर को कोई आके नहीं बताएगा, ये कोई लिख के नहीं बताएगा शेयर होल्डर को कि ये ऑडिट मटेरियल बेस पे हुआ है, वो प्री एम्बल है। कि प्री एम्बल क्या है, कि ऑडिट किस बेस पे हुआ होगा। इसी तरह भी प्री एम्बल था कि आप लोगों ने जो कि इस क्लास में बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये सवाल नहीं करूंगा कि आपने जो है वो मैट्रिक किया है। तो जब मैं आपको पढ़ाने आया तो मुझे ये बात माइंड में पता थी कि आप लोगों का इंटर भी हुआ हुआ है, मैट्रिक भी हुआ हुआ है, एएफसी भी हुआ हुआ है। तो हर शेयर होल्डर को यह बात पता है कि ऑडिट किस बेस पे होगा। रिपीट करो बच्चा लोग, मटेरियल ऊपर आओ, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, इन ऑल मटेरियल स्पेक्स, लिखा हुआ ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको, सब दिख रहा है ये, इन ऑल मटेरियल स्पेक्स, ठीक है। अब आपके टीचर आपको मटेरियलिटी पढ़ा देंगे, मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो बेटा, जो सबसे पहले मटेरियलिटी होती है वो समझना तीन टाइप्स की होती है। लिखना शुरू करो, कहाँ लिखोगे तुम लोग, कुछ है। ऑनलाइन स्टूडेंट, अब मेरे इस कॉन्सेप्ट को जो है ना तुम बड़े अच्छे से समझना कि मटीरियलिटी जो होती है वो तीन टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है ओवरऑल मटीरियलिटी, ओएम। ओएम, ओवरऑल मटीरियलिटी, ओएम। ओवरऑल मटीरियलिटी, पीएम, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। यार मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ ना। तो ओएम, ओवरऑल मटीरियलिटी। अगली होती है पीएम, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। और अगली चीज होती है सीटी, क्लियरली ट्रिवियल। परेशान नहीं हूं ये क्या होता है, मैं सब समझाऊंगा। मटीरियलिटी की तीन किस्म है। रिपीट करो, कौन कौन सी, ओ एम, पी एम, सी टी। ये क्या होती है तो परेशान नहीं होना, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मटीरियलिटी की तीन टाइप्स हैं, ओ एम, पीएम, सीटी। अब बारी बारी क्या होता है, ओवरऑल मटेरियलिटी ये होती है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ओवरऑल मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं। इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है ओएम का। ओएम का पर्पस ये है कि अगर कंपनी में इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं, जिसको जमा करेंगे और जिसका आंसर ओएम से ज्यादा होगा तो हम
ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे। लिखो पर्पस क्या है इसका, क्या पर्पस है इसका, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, इफ मिस स्टेटमेंट्स exceeds OM, we will modify the audit opinion। ज्यादा बात क्लियर है? बोलो, क्या मुझसे पूछो शान, क्या हुआ? से बता दे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड ऑडिटर कैन बेयर। OM क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑडिटर कैन बेयर, सही है। इसका क्या मतलब है, समझना कि ऑडिट में गलतियां अगर OM से ज्यादा होंगी, OM की फुल फॉर्म ओवरऑल मटीरियलिटी से ज्यादा होंगी, तो आप अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। बस अभी सिर्फ ये लिखो, क्या करेंगे? मॉडिफाई भी तीन हिसाब के, अभी हम नहीं पढ़ ले, कुछ नहीं पढ़ ले, इजी होगी। OM से कम गलतियां हैं तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है? क्लीन है भाई। लिखो, इफ मिस स्टेटमेंट इज बिलो OM, इफ मिस स्टेटमेंट इज बिलो OM, ऑडिट रिपोर्ट इज। मुस्तफा, जब मैं बात करूंगा ऑडिट में मिस्टेक, तो इसकी बात ये होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस्टेक। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस्टेक, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक, तो इसका मतलब है ऑडिट की मिस्टेक। अगर मैं बात करूं ऑडिट की मिस्टेक, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मिस्टेक। तो दोनों इंटरचेंजेबली है। अच्छा बेटा, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हारे सर पढ़ाए, कंफ्यूज नहीं होना। वो पढ़ाएंगे मटेरियलिटी प्लानिंग से तहत, ठीक है, बिल्कुल जैसे वो पढ़ाए समझना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं मटेरियलिटी पढ़ा रहा हूँ किसके तहत? यस, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। मैं फिर ऑनलाइन स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ कि जो टीचर पढ़ाए वो बिल्कुल सही पढ़ाएंगे, तो वो जो पढ़ाए उनसे पढ़ना समझना। मैं जो मटेरियल पढ़ा रहा हूँ किस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ? रिपोर्टिंग के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया है कि दो टाइप्स के ओपिनियन है, कौन कौन से? मॉडिफाई, अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाई का मतलब क्या है? सब सही है, क्लीन ओपिनियन, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब क्या है? थोड़ी सी गलती है। हमने पढ़ा था मॉडिफाई मतलब डस नॉट प्रेजेंट फेयरली, और मॉडिफाई मतलब प्रेजेंट फेयरली। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। OM, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स ऑडिटर कैन बेयर, सिंपल सी बात है। अगर उससे ज्यादा मिस स्टेटमेंट होगी, यानी उससे ज्यादा अगर 1 रुपए की भी मिस स्टेटमेंट होगी, तो ऑडिटर क्या करेगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? OM को कौन सा समझ में आ गया? अभी OM कैलकुलेट किस हिसाब से होती है, वो आपके टीचर पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं भी पढ़ाऊंगा। अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा इसको कैलकुलेट कराने। अब आपके टीचर की नेक्स्ट क्लास कब है? ये हाँ, तो कल पढ़ा लेंगे ना इंशाल्लाह। वो सर, और टीचर कौन है? सर शफीक। सर शफीक आपको वो पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। उसकी नेक्स्ट क्लास में आके मैं आपको रिपोर्टिंग के साथ समझा दूंगा। अभी आप मतलब समझो क्या है, देखो, मतलब समझना और कैलकुलेशन करने में फर्क है। OM का मतलब समझ में आ गया। अब PM क्या होती है ये समझना है। PM ये होती है, PM का मतलब है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब आपको ये बात पता है कि ऑडिट हमेशा मटेरियल बेसिस पे होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉन्सेप्ट है FSLI, ये आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? LI नहीं पता, मैं बताता हूँ, जो कोई मसला नहीं है। लिखो इधर, FSLI, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइन आइटम। देखो बेटा, आपके 5 कंपोनेंट्स है। उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक कंपोनेंट है, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप सबसे पहले हेडिंग डालते हो, क्या हेडिंग डालते हो? नॉन करंट एसेट्स, ऐसी हेडिंग डालते हो। इसमें आप क्या लिखते हो? गुडविल, या इसमें आप लिखते हो PPE, या इसमें आप लिखते हो इंटेंजिबल, ऐसे ही है। माजरत मेरी राइटिंग के ऊपर किसी को, अगर वो है फिर करंट एसेट्स है। जब भी मैं जो हूं ना वो लेक्चर बना के लाता हूँ पहले से।
करंट एसेट्स के ऊपर आप सबसे पहले क्या लिखते हो? जबरदस्त इन्वेंट्री और जबरदस्त रिसीवेबल्स। तो बेटा ये एफएसएलआई कहलाता है, ये एफएसएलआई कहलाता है, ये एफएसएलआई कहलाता है, ये एफएसएलआई कहलाता है, और ये एफएसएलआई कहलाता है। यहाँ तक बात सबको क्लियर आ गई? बैलेंस शीट के जितने लाइन आइटम्स है उन्हें क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम। फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी में आ रहा होता है आपका करंट 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 लाइबिलिटी में आपका अकाउंट्स पेबल, अक्रूड लाइबिलिटी, वो सब क्या है? एफएसएलआई। एफएसएलआई की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स। ओएम का क्या पर्पस है? ओएम का पर्पस ये है कि ऑडिटर मैक्सिमम गलतियां ऑडिटर में बर्दाश्त कर सकता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे ज्यादा 1 रुपए की भी गलती होगी तो ऑडिट ओपिनियन क्या हो जाएगा? जबरदस्त। मॉडिफायर के भी 3 ओपिनियन है, उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे तो ऑडिट क्या हो जाएगा? मॉडिफायर। और मैक्सिमम गलतियां कितनी बर्दाश्त कर सकता है वो? ओएम की। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर ओएम की वो गलतियां बर्दाश्त कर सकता है तो अगर तो आपके ऑडिट में या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतनी मिस्टेक्स हैं कि आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी से नीचे है, तो आप कौन सी रिपोर्ट दोगे? जबरदस्त। या मतलब समझ गए? मटेरियलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा। मैं इसका एक टॉपिक भी बना के ले आऊंगा आपके लिए, मतलब एक वर्ड की फाइल भी बना के ले आऊंगा जिसका ताल्लुक आपकी मटेरियलिटी से होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? सही। अब आपको पीएम समझ में आ गया? पीएम का कॉन्सेप्ट किससे? एफएसएलआई से। एफएसएलआई क्या होते हैं? तुम्हारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जो जो हेडिंग्स आ रही होती हैं वो सब क्या कहलाते हैं? एफएसएलआई। रेवेन्यू एक एफएसएलआई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक एफएसएलआई, ग्रॉस प्रॉफिट एक एफएसएलआई। यहां तक बात समझ में आई? अब हम हर एफएसएलआई को कंपेयर करेंगे पीएम से। किससे कंपेयर करेंगे? अब पीएम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आज की क्लास में मैं नहीं सिखा रहा। बच्चा लोग आज की क्लास में पीएम कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा, नेक्स्ट क्लास में रिपोर्टिंग से पहले मैं पीएम सिखाऊंगा। तो अगर तो एफएसएलआई की फिगर पीएम की फिगर से ज्यादा है, लिखो। अगर तो एफएसएलआई की फिगर, अब एफएसएलआई आप समझ गए सारे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप समझिए कि एफएसएलआई क्या चीज है। बहुत जरूरी है कि मैं तुम लोगों को बेटा कॉन्सेप्ट दूं। सही है, अजवर कह रहा है माशाल्लाह समझ गए। तो लाइबा भी कह रही है समझ गए, चलो माशाल्लाह, जबरदस्त। ये सारी कैलकुलेशन होगी नेक्स्ट क्लास में बेटा, कैलकुलेटर लेकर आना, मजा आएगा आप लोग को। लेकिन अभी अब आपका पर्पस क्या है? अब आप ये देखेंगे कि आपका एफएसएलआई अगर पीएम से ज्यादा है तो लाजिम लाजिम है आप पे कि आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे? जबरदस्त। ऑडिट प्रोसीजर्स आप पढ़ चुके हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, वो आप क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। कब परफॉर्म करेंगे? अगर वो पीएम से ज्यादा है तो लाजमी है, और अगर वो है पीएम से कम है तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, आप चाहें तो ना करें। तो इन एसेंस इन रियलिटी पीएम से कम एफएसएलआई के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म आप ना भी करो तब भी कोई मसला नहीं है। क्योंकि क्या प्रीएम्बल था, मैंने आपको बताया था कि आप कैफ 8 में बैठे हो तो इसका मतलब है कि आपका इंटर और मैट्रिक पास है। इसका प्रीएम्बल क्या है कि शेयर होल्डर को पता है कि ऑडिट किस बेस पे परफॉर्म होता है, इसी वजह से हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं। यहां तक बात क्लियर है? सीटी क्या होता है? सीटी का मतलब है क्लियरली ट्रिवियल। ये लिखो, उसूलन 5% होती है ओएम की। कितनी? 5% ऑफ ओएम। लिखो लिखो, 5% ऑफ ओएम। ओएम कैलकुलेट होती है नंबर बेस, पीएम कैलकुलेट होती है नंबर बेस। वो मैं आपको नंबर सारे कैलकुलेट करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, आपके टीचर ही आपको सिखा देंगे। और फिर मैं आपको क्योंकि ऑडिट रिपोर्टिंग के हर सवाल में मेडिकलिटी की इन्वॉल्वमेंट है, ऑडिट रिपोर्टिंग के हर सवाल में किसकी किसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके लिए 2 से 3 एग्जाम्पल्स बना के लाऊंगा, इसी तरह खुला हुआ रहूंगा कि आपको पीएम ओएम और सीटी मालूम चल जाएगा।
सीटी क्या होता है? सीटी होता है आज की तारीख में 5% किसका? ओएम का। अगर तो कोई मिस स्टेट में आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया, ऑडिट टेस्ट, ऑडिट टेस्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। डेप्रिसिएशन रीशेड्यूल ऑडिट टेस्ट है। सही है। उसके अलावा पीपी की एडिशन क्या चीज है? ऑडिट टेस्ट है। IFRS 15 की वर्किंग रेवेन्यू में क्या है भाई? ऑडिट टेस्ट है। एनआरवी की कैलकुलेशन क्या है? ऑडिट टेस्ट। अगर ऑडिट टेस्ट में आपका डिफरेंस सीटी से कम है, किससे कम है? सीटी से कम है, तो उसको आप सही मानेंगे। क्या मानेंगे? और अगर आप लोगों का प्रोसीजर का डिफरेंस आपने परफॉर्म किया और आंसर सीटी से ज्यादा आया, तो आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे एडजस्ट करें। लिखो। नहीं समझ आया साहब? देखो, नहीं समझ आया तो मैं क्लास नहीं खत्म करूंगा। ये बहुत मजा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये तुम्हारे एग्जाम की प्लानिंग का भी पार्ट है। मटेरियलिटी से आपके कोई 20-25 नंबर बनेंगे, हर सारे प्रैक्टिकल सिनेरियो में मटेरियलिटी इन्वॉल्व होगी। दोबारा सुन लो, कोई मसला नहीं। सीटी का मतलब है क्लियरली ट्रिवियल। इसका मतलब है कोई भी मिस स्टेटमेंट जो सीटी से नीचे होगी, उस मिस स्टेटमेंट का कोई इम्पैक्ट ऑडिट पे नहीं। जितनी भी मिस स्टेटमेंट सीटी से नीचे होगी, सीटी से नीचे होगी, सीटी से नीचे होगी, कल की क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, यानी मेरी जो क्लास होगी सब प्रैक्टिकल करेंगे, सीटी से नीचे होगी, उसका ऑडिट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। और जो मिस स्टेटमेंट सीटी से ज्यादा है, मिस स्टेटमेंट किससे ज्यादा है, तो आप मैनेजमेंट से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एडजस्टमेंट पास कर दें। आप क्या पास कर दें? एडजस्टमेंट पास कर दें। और अगर मैनेजमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, तो फिर आप समरी ऑडिट डिफरेंस में इसको डालेंगे। अब इस समरी ऑडिट डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। दोबारा सुनो। ओएम क्या होती है? ओ ओएम कैसे कैलकुलेट होती है? नेक्स्ट क्लास। कैलकुलेट कैसे होती है? अभी आज की तारीख में क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां या ऑडिट में गलतियां अगर तो ओएम से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे। जबरदस्त। मॉडिफाई कितनी किस्में? 3 किस्में। अभी नहीं पढ़ ले, आज की तारीख में ऑडिट रिपोर्ट क्या करेंगे आप लोग? मॉडिफाई करेंगे। अगर तो आपकी गलतियां ओएम से नीचे है, तो बताओ कौन सी रिपोर्ट देंगे? जबरदस्त, क्लियर हो गए। इसका पर्पस रिपोर्टिंग पे आ गया, ओएम का पर्पस। एग्जाम के अंदर आपके हर प्रैक्टिकल सवाल के अंदर मटेरियलिटी और रिपोर्टिंग हर सवाल में आई है, इंशाल्लाह हम करेंगे। पर्पस समझ में आ गया ओएम का? ओएम कैलकुलेट कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्लास। पीएम क्या होती है? आप जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो आप एफएसएलआई को देखेंगे। किस किस के एफएसएलआई? बैलेंस शीट, एसओएफपी, स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लोस और चेंजेस इन इक्विटी, ये आपके या नोट्स। एफएसएलआई की फिगर पीएम की फिगर से ज्यादा है, यानी पीएम की फिगर 100 रुपए है और एफएसएलआई 120 का है, तो लाजिम मलजूम उस पर क्या परफॉर्म करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है। और अगर पीएम की फिगर ज्यादा है और एफएसएलआई की फिगर कम है, फॉर एग्जांपल अप्रूवल की फिगर है 20 रुपए और पीएम की फिगर है 100 रुपए, तो आप चाहो तो प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रीएम्बल है। शेयर होल्डर को पता है कि ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा खाली मटेरियल आइटम्स में। यहां तक बात सबको क्लियर है? इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, मेरे नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा तुम लोगों को। माजरत के साथ, एग्जाम क्या है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एग्जाम क्या है? एग्जाम है प्रैक्टिकल। तो मैं अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मटेरियलिटी का। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 3 से 4 हम एक्सरसाइज इसकी करेंगे, क्योंकि पूरी ऑडिट रिपोर्टिंग किस पे बेस करती है? मटेरियलिटी में। सीटी क्या है? सीटी का नाम है क्लियरली ट्रिवियल। आज की तारीख में मैंने क्या बताया आपको? जो सीटी है, सीटी से कम की गलतियां गलतियां ही नहीं है, तो मसला ही नहीं है। सीटी से ज्यादा ही गलती है, तो फिर दो प्रॉबिलिटी बनेगी। आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? एडजस्ट कर दो। मैनेजमेंट ने एडजस्ट कर दिया तो सब सही है, कोई मसला ही नहीं है। और अगर मैनेजमेंट ने एडजस्ट नहीं किया, तो आप उसको एक्यूमुलेट करेंगे SAD। SAD की फुल फॉर्म है समरी ऑडिट डिफरेंस। सर ये समरी ऑडिट डिफरेंस क्या होता है बेटा? नेक्स्ट क्लास, कोई मसला नहीं। क्लियर हो गया?
ओएम सबको क्लियर हो गई, पीएम सबको क्लियर हो गई, और उसके अलावा क्या था, एसएडी सीटी सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर आके हम ओएम की कैलकुलेशंस देखेंगे, पीएम की कैलकुलेशंस देखेंगे, सीटी समझेंगे और एसएडी समझेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? जैसे ही हम इसको समझेंगे तो फिर हम अपने ऑडिट, एक मिनट किधर है वो, तो फिर हम अपने ऑडिट रिपोर्ट के मेन पे आ जाएंगे, प्रैक्टिकल साइड पे आ जाएंगे। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी मीन्स, बेटा बात नहीं करो आपस में ना। मटीरियलिटी मीन्स एन आइटम, आइटम में ट्रांजैक्शन एरर और ओमिशन इज मटीरियल इफ इट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां तक बात समझ में आई? ये प्रीएम्बल है। A matter can be material due to its size, amount, or due to its nature, even if the amount is small. For example, items relating to fraud, related party transactions, illegal payments, or breach of loan covenants may be considered material because of their importance. अब दो टाइप की मटेरियलिटी होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। अभी जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है? इवन के वो बहुत छोटी चीज है लेकिन क्वालिटेटिव इन नेचर है, तो वो तब भी मटेरियल हो जाएगी। लेकिन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वो भी हम समझेंगे। यहाँ तक बात सबको क्लियर है कि मटेरियलिटी का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स को पता है कि ऑडिट किस बेस पे होगा, मटेरियल बेसिस के ऊपर होगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? मटेरियलिटी की तीन टाइप्स हैं, अगेन ओएम, पीएम, सीटी। सीटी क्लियरली ट्राइवल, जबरदस्त। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? पर्पस ऑफ मटेरियलिटी क्या है? मटेरियलिटी हेल्प्स द ऑडिटर फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया एफएसएलआई से ऊपर जिसकी पीएम से ऊपर होंगे उस पर काम होगा। इससे क्या होगा? फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, डिसाइड्स विच ट्रांजैक्शंस बैलेंसेस नीड मोर ऑडिट अटेंशन, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स। जैसे मैंने आपको समझाया सीटी का लेवल, कि सीटी से नीचे की गलतियां हैं तो गलतियां ही नहीं है, सब सही है, क्योंकि क्लियरली ट्रिवियल है, आप उसको सही मानेंगे। सीटी से ऊपर की गलतियां हैं तो आप रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को क्या करे, और अगर मैनेजमेंट एडजस्ट करने से मना कर देगी तो सेट में डालेंगे। तो ये जो तीसरी चीज है वो उसके लिए, जिसे कहेंगे कि इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, यानी गलती है, मिस स्टेटमेंट, एंड डिटरमाइन व्हाट लेवल ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इज एक्सेप्टेबल इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओएम से ऊपर वाली एक्सेप्टेबल नहीं है, रिपोर्ट का ओपिनियन मॉडिफाई। ओएम से नीचे वाली एक्सेप्टेबल है। ये इसके पर्पज हैं। कॉमन बेंचमार्क क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा अगले 15-20 मिनट में। ठीक है, अब इसके बाद सब चीजें जो है ना फिर मौजूद होगी। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अपनी क्लास खत्म करने लगा हूँ। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस क्लास को खत्म करते हैं। बेटा आप लोगों को क्वेश्चन सबको सही समझ में आ रहा है? आपकी भी क्लासेस कितनी हैं? मैं बताता हूँ आपको। मुस्तफा चलो अच्छी बात है यार, माशाल्लाह तुम्हें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी अजवर, लाइबा और उससे पहले जो थी, चलो यार माशाल्लाह ऑल क्लियर। तो बच्चा आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। फिर जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। आई थिंक यार 5 क्लासें तो मैं लूंगा, मतलब जिस स्पीड पे मैं जा रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, 5-6 क्लासें तो होंगी। कोशिश ये करूंगा कि जुमेरात को ले लूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बस बेटा पेपर पास करना, मैं क्या करूँ उसको, स्टॉप शेयर करूँ, लीव कर दूँ? एंडी तुम लोगों का फिर वो हो गया होगा ना रिकॉर्ड, बच्चों को मिल जाएगा ना? मजा आ रहा है पढ़ने में ऑडिट रिपोर्ट अभी तक? देखो हमें प्रोफेशनल प्रोफेशनल बंदे के लिए ना, जैसे मैं हूँ, मैंने सैटरडे को जो है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग दी है 35। मतलब चार्टर्ड अकाउंट हमारा टू भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, 5-6 क्वालिफाई थे और कुछ मुझसे पुराने क्वालिफाई थे। तो उनको पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ाने में ना बच्चा जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज तुम लोगों की पढ़ाने की ज्यादा जिम्मेदारी है। तुम लोगों को पढ़ाने की ज्यादा जिम्मेदारी है ना, कि मतलब अब मैं जब ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ ना हाई लेवल के ऊपर, तो हमें पता होता है कि इन सब चीज़ें पता है। लेकिन अब तुम्हें नहीं पता था कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है। तो
मुझे तकरीबन आप ये समझे 16 आवर्स लगे हैं आपके सभी लेक्चर ड्राफ्ट करने के लिए, 16 आवर्स मेरे टाइम के। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार देखो, जो जो चीज़ मैं पढ़ा हूँ ना, वो एग्जाम में तुम लोग पूरे पूरे करो, क्योंकि मैं खुद भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। बैकग्राउंड मेरा वही लेवल्स का था, तो मुझे वहां से थोड़ी सी हेल्प मिली। लेकिन बच्चा, आइडियल अटेम्प्ट टू पास द पेपर इज दी फर्स्ट अटेम्प्ट, ये याद रखना। चलो इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो टोटल तुम लोग मिला के 12 बच्चे हो। इतनी बार इतने हैं। क्या कह रहे हैं? टेक्निकल तो इतनी है। नहीं, देखो जो मुझे तो नहीं पता यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, अब हमारा जो, लेकिन तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं ना जो फिजिकल वाले हैं, उन्हें बोलो कि वो आ जाओ, तो मिस ना करें, तो इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए। प्लीज, म्यूट करना है ना, या मेरा मोबाइल नंबर निकाल देना नीचे, 20 नंबर से कौन होता है, 15 से 20 नंबर। सर हमारे